बहुत समय पहले भारत के एक सुंदर और शांत गांव सूरजपुर में एक साधारण कुम्हार परिवार रहता था। यह गांव मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ था। चारों ओर खेत खलिहान, कच्चे रास्ते, तालाब और मिट्टी से बने छोटे छोटे घर। गांव के लोग सादगी और मेहनत से अपना जीवन बिताते थे। उसी गांव में एक बच्ची का जन्म हुआ, चमेली। उसके माता पिता साधारण कुम्हार थे, पर उनके हाथों में ऐसा जादू था कि वे मिट्टी को भी जीवन दे देते थे। उनके बनाए घड़े, दीपक और मूर्तियां इतनी सुंदर होती कि दूर दूर के गांवों से लोग उन्हें खरीदने आते। चमेली बचपन से ही मिट्टी के खेल में रम जाती। जब उसकी उम्र के बच्चे गुड़ियों से खेलते, वह मिट्टी में हाथ डुबोकर छोटी छोटी मूर्तियां बनाती। शुरू में तो यह खेल लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसका हाथ ऐसा सधा कि उसकी बनाई मूर्तियां गांव के बड़े बड़े कलाकारों से भी सुंदर निकलती। गांव वाले कहते, यह लड़की तो मिट्टी से बात करती है, इसके हाथों में देवी का आशीर्वाद है। चमेली के माता पिता भी उस पर गर्व करते। वे अक्सर कहते, हमने मिट्टी को आकार देना सिखाया, पर इसने मिट्टी को आत्मा दे दी। दिन बीतते गए और चमेली की कला पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। हर त्योहार पर गांव वाले उससे मूर्तियां बनवाते। मंदिर में सजने वाली देवी देवताओं की मूर्तियां भी वही बनाती थीं। लोग न केवल उसकी कला, बल्कि उसके सादे स्वभाव और नम्रता की भी प्रशंसा करते थे। लेकिन किस्मत हमेशा मेहरबान नहीं रहती। एक भयानक वर्षा ऋतु में बीमारी फैल गई और कुछ ही दिनों में चमेली के माता पिता दोनों ही इस संसार से चले गए। उस दिन गांव का आसमान भी जैसे रो पड़ा था। मिट्टी के छोटे से घर में चमेली अकेली रह गई। उसका सहारा, उसका संसार, सब कुछ बिखर गया। कई दिनों तक वह टूट चुकी थी। वह अपने ही बनाए दीपकों को देख देख कर रोती थी। उसे लगता था जैसे अब उसके हाथों से मिट्टी भी कुछ नहीं बनना चाहेगी। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आंसू पोंछे और अपने माता पिता के शब्द याद किए। मिट्टी चाहे कितनी भी भीग जाए, अगर धैर्य और प्रेम से उसे गढ़ा जाए तो वह फिर आकार ले लेती है। इसी विश्वास के सहारे चमेली ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। अब वह अकेली थी, पर उसकी कला ही उसका परिवार थी। वह और भी सुंदर मूर्तियां बनाने लगी। हर मूर्ति में अब केवल सौंदर्य नहीं, माँ बाप की याद और उनकी आत्मा भी बसती थी। समय बीतता गया। इसी बीच राज्य में हर साल की तरह इस बार भी वसंत महोत्सव मेला आयोजित होने वाला था। यह मेला बहुत बड़ा होता था। दूर दूर से व्यापारी थी, कलाकार और साधक अपनी कला और वस्तुएं लेकर आते। कहा जाता था कि यदि किसी की कला इस मेले में पसंद आ जाए तो वह सीधे राजमहल तक पहुंच सकती है। चमेली के मन में भी एक उम्मीद जागी। उसने तय किया कि वह अपनी सबसे सुंदर मूर्तियां और मिट्टी के दिए लेकर मेले में जाएगी। उसने रात दिन मेहनत करके इतने सुंदर शिल्प तैयार किए कि देखने वाला दंग रह जाए। मेले का दिन आ गया। चारों ओर रंग बिरंगी दुकानों की कतारें थीं। ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। बच्चे झूले झूल रहे थे और हर तरफ खुशी का माहौल था। चमेली ने भी एक सादा सी दुकान लगाई। उसकी दुकान पर मिट्टी की मूर्तियां, दिए, घड़े और देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं सजी थीं। उधर उसी राज्य के राजा का बेटा युवराज आदित्य सिंह भी अपने दोस्तों के साथ उसी मेले में आया था, पर वह किसी राजसी जुलूस में नहीं, न ही शाही वस्त्रों में। उसने साधारण कपड़े पहने थे और आम आदमी की तरह भीड़ में घुल मिल गया था। आदित्य को हमेशा से ही राजमहल की चमक दमक और ऐश्वर्य से ज्यादा जनता के बीच रहना, उनके जीवन को समझना और आम लोगों की तरह जीना अच्छा लगता था। महल की बंद दीवारों के भीतर रहकर वह कभी सच्ची जिंदगी नहीं देख पाता था। इसीलिए वह हर साल भेष बदलकर मेले में घूमने आता था, बिना किसी को अपनी असली पहचान बताए। वह दोस्तों के साथ कभी मिठाई खाता, कभी झूले झूलता, कभी दुकानों पर रुककर छोटी छोटी चीजें खरीदता। लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। वहां सजी मिट्टी की मूर्तियां कुछ अलग ही चमक रही थीं। वह दुकान थी चमेली की। आदित्य कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। वह आश्चर्य से मूर्तियों को देखने लगा। उनमें कोई साधारणपन नहीं था, उनमें जैसे जीवन बसता था। देवी की आंखों में करुणा थी, मिट्टी के दीपकों में रोशनी थी और हर घड़े में जैसे किसी की आत्मा झलक रही थी। आदित्य ने पूछा, ये तुमने बनाई है?
चमेली मुस्कुराई। हाँ, सब मैंने ही बनाई हैं। मिट्टी में जान डालना ही मेरा काम है। मैंने ही बनाई है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। यह मूर्ति मुझे खरीदनी है, चमेली हंसते हुए बोली। राजकुमार जी, मेरे बनाए घड़े और मूर्तियां तो गांव वालों के लिए हैं। आदित्य चौंक गया। तुम्हें कैसे पता कि मैं राजकुमार हूं? चमेली ने शरारती आंखों से उसे देखा और कहा, जिस तरह से आप चलते हैं और जिस आत्मविश्वास से आप बात करते हैं, वैसा गांव में कोई नहीं करता। आदित्य हंस पड़ा। उसने वह मूर्ति खरीदी और चमेली से दोबारा आने का वादा किया। चमेली ने सोचा यह मजाक है, पर आदित्य का दिल उस सादगी और कला में खो गया था। अगले कुछ दिनों में आदित्य बार बार गांव आने लगा। वह चमेली की दुकान पर रुकता, उससे बात करता और उसकी कला की तारीफ करता। चमेली को पहले यह सब थोड़ा अजीब लगा, पर धीरे धीरे उसे आदित्य की सादगी और उसकी बातों में छुपा हुआ प्यार दिखने लगा। एक दिन जब चमेली नदी किनारे मिट्टी ले रही थी तो आदित्य वहां पहुंच गया। उसने पूछा, तुम यहां अकेली हो? मिट्टी मेरी दोस्त है, चमेली ने जवाब दिया। चमेली ने हंसते हुए कहा, यह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती और यही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। आदित्य ने मजाक में कुछ कहा, पर उसकी आंखों में एक गहरा सवाल था। चमेली ने उसकी ओर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ गई कि यह सिर्फ मजाक नहीं था। वो एक साधारण कुम्हारिन थी और वह राजकुमार। उनके बीच का फासला आसमान और जमीन जितना था। उसने कहा, चमेली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। चमेली ने घबराते हुए पूछा, क्या बात है राजकुमार? मैं तुमसे प्यार करता हूं, आदित्य ने बिना किसी झिझक के कहा। मैं जानता हूं कि हमारे बीच एक बड़ी दीवार है, लेकिन मैं उस दीवार को तोड़ना चाहता हूं। चमेली की आंखें भर आईं। यह मुमकिन नहीं है आदित्य, तुम एक राजकुमार हो और मैं तो बस एक कुम्हारिन हूं। तुम्हारा राज्य, तुम्हारे लोग, तुम्हारी मां, कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मैं सबको मना लूंगा, आदित्य ने दृढ़ता से कहा। मेरे लिए तुम सिर्फ एक कुम्हारिन नहीं, मेरे दिल की रानी हो। चमेली का दिल चाहता था कि वह आदित्य के गले लग जाए, पर डर ने उसे रोक लिया। उसने कहा, मुझे कुछ समय चाहिए आदित्य, यह इतना आसान फैसला नहीं है। आदित्य ने चमेली को समय दिया, लेकिन उनकी हर मुलाकात के साथ उनका प्यार और भी गहरा होता गया। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों को एक कुम्हारिन और राजकुमार की बढ़ती नजदीकियां पसंद नहीं आईं। उधर महल में रानी मां को भी इसकी भनक लग चुकी थी। उन्होंने आदित्य को अपने पास बुलाया और सख्त लहजे में कहा, तुम एक राजकुमार हो, तुम्हारा विवाह किसी राजकुमारी से ही होगा। इस कुम्हारिन के सपने को भूल जाओ। मां, मैं चमेली से प्यार करता हूं, आदित्य ने कहा। वह मेरे दिल की रानी है। रानी क्रोधित हो गई। अगर तुम नहीं माने तो मैं उसे गांव से निकलवा दूंगी। आदित्य का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तुरंत चमेली से मिला और उसे सारी बात बताई। चमेली ने गहरी सांस ली और कहा, आदित्य, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच नहीं आना चाहती। नहीं चमेली, आदित्य ने कहा, हम साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। चमेली और आदित्य का प्यार अब एक तूफान की तरह था, जो न तो रुक सकता था और न ही छिप सकता था। लेकिन इस प्यार की राह में अब कांटे बिछने लगे थे। गांव में अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। कुछ लोग चमेली पर ताने कसते हुए कहते, तूने क्या सोचा कुम्हारिन, कि राजकुमार तुझसे शादी कर लेगा? दूसरी ओर महल में रानी ने अपने सलाहकारों के साथ मिलकर एक योजना बनानी शुरू कर दी। वे किसी भी कीमत पर आदित्य को चमेली से दूर करना चाहती थीं। इसके लिए रानी ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार महेश्वर को बुलाया। महेश्वर एक क्रूर और चतुर व्यक्ति था, जो रानी के हर हुक्म को आंख मूंद कर मानता था। रानी ने उससे कहा, महेश्वर, इस कुम्हारिन का गांव में रहना अब बर्दाश्त नहीं होगा। उसे यहां से दूर करो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आदित्य को जरा भी शक न हो। महेश्वर ने सिर झुकाया और कहा, जैसी आपकी आज्ञा रानी मां, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वह खुद ही गांव छोड़कर चली जाए। उधर आदित्य और चमेली छुप छुप कर मिलने लगे। वे नदी के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलते, जहां कोई नहीं आता था। एक शाम जब आसमान तारों से भरा था, चमेली ने आदित्य से कहा, मुझे डर लगता है आदित्य, अगर तुम्हारे परिवार ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगी?
आदित्य ने उसका हाथ थाम कर कहा, चमेली, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना राजपाट भी छोड़ दूंगा। चमेली की आंखें नम हो गईं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारा राजपाट तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो, आदित्य ने कहा। राजपाट तो आता जाता रहता है, लेकिन तुम्हारे जैसा प्यार मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। महेश्वर ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने गांव के कुछ लोगों को पैसे देकर यह अफवाह फैलाई कि चमेली ने जादू टोने से राजकुमार को अपने वश में कर लिया है। गांव वालों में डर और गुस्सा फैलने लगा। एक रात कुछ लोग चमेली के घर के बाहर जमा हो गए और चिल्लाने लगे, जादूगरनी, गांव छोड़ दे। चमेली डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दरवाजा खोला और कहा, मैंने कोई जादू नहीं किया, मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखती हूं। लेकिन भीड़ नहीं मानी। तभी आदित्य को खबर मिली। वह तुरंत घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा। भीड़ को देखकर उसने गुस्से में कहा, जो कोई भी चमेली को नुकसान पहुंचाएगा उसे मुझसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि भीड़ डरकर बिखर गई। चमेली ने आदित्य को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, यह सब मेरे कारण हो रहा है। शायद मुझे सचमुच यह गांव छोड़ देना चाहिए। नहीं, आदित्य ने दृढ़ता से कहा, हम इस लड़ाई को साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन आदित्य ने अपनी मां से खुलकर बात करने का फैसला किया। वह महल पहुंचा और रानी के सामने खड़ा हो गया। मां, मैं चमेली से शादी करूंगा। अगर आप मुझे रोकेंगी तो मैं राजपाट छोड़कर उसके साथ चला जाऊंगा। रानी हैरान रह गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इतना विद्रोही हो जाएगा, लेकिन उनका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, ठीक है आदित्य, अगर तुम इतने ही जिद्दी हो तो एक शर्त है। चमेली को साबित करना होगा कि वह एक राजकुमारी के लायक है। मैं उसे एक नामुमकिन काम दूंगी। अगर वह उसे पूरा कर लेती है तो मैं तुम्हारी शादी को स्वीकार करूंगी। आदित्य को यह शर्त खतरनाक लगी, लेकिन उसे चमेली पर पूरा भरोसा था। उसने जाकर चमेली को सारी बात बताई। चमेली ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं आदित्य, जो भी हो मैं तुम्हारे प्यार के लिए हर चुनौती स्वीकार करूंगी। रानी ने चमेली को बुलाया और कहा, तुम्हें एक ऐसा